सकता है माली समझदारी खुशहाल नारी। आदाब। किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी प्रोग्राम किताब कायनात के सीज़न 3 में आपका इस्तकबाल है। सुकरात ने किताबों की अहमियत के हवाले से बहुत ही तारीख़ी जुमला कहा है कि जिस घर में अच्छी किताबें ना हों, हकीकतन वो घर कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि वो तो ज़िंदा मुर्दों का एक कब्रिस्तान है। बिलाशुबा इंसानी ज़रूरियात के लिए किताबें बहुत अहम जुज़ हैं। किताबों की अज़मत और बड़ाई अटल है। किताबें फ़िरक़ा और कौमियत की हुदूद से बालातर होती हैं। कोई भी इंसान किसी भी किताब को पढ़ सकता है। किताबें ना सिर्फ़ हमें आगाही और मालूमात फ़राहम करती हैं, बल्कि अजीम शख्सियात की ज़िंदगी, उनके अफ़कार और ख़यालात से भी रोशनास कराती हैं। आज की इस पेशकश के पहले हिस्से में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे, उसमें जिस अजीम शख्सियत की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है वो हैं वतन अज़ीज़ के काबिल फ़ख्र सपूत, मायनाज़ साइंसदां, हर दिल अज़ीज़, साबिक़ सदर जमहूरिया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी ज़िंदगी मुल्क के हर नौजवान, तालीम याफ्ता और बाशऊर शहरी के लिए अपने अंदर बेशुमार नसीहतें लिए हुए हैं। उनकी शख्सियत पर मबनी इस किताब को शाया किया है NCPOL यानी कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने। इस किताब का उन्वान है नुक़ूश कलाम और इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल्ला इब्नुल क़मर अल हुसैनी। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा नाज साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। शुक्रिया। उज़्मा साहिबा, जब हम इस किताब को देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, आपने भी इसको पढ़ा, जी जी। इस किताब को पढ़ने के बाद कलाम साहब की कैसी शख्सियत उभर कर सामने आती है आपके? क्योंकि कलाम साहब को लोग मिज़ाइल मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन जब आपने इस किताब को पढ़ा तो उसमें मिज़ाइल मैन से लेकर अजीम साइंसदां से लेकर कैसी शख्सियत आपके जहन में उभर कर आई? क्या कुछ नया उनके बारे में आपको आता? किताब नुक़ूश कलाम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत एक हमाजहत, मेहनती और मुखलिस सादा इंसान के तौर पर हमारे सामने आती है। वो सिर्फ़ एक अजीम साइंसदां और मिज़ाइल मैन नहीं, बल्कि एक शफ़ीक, उस्ताद और बुलंद सोच रखने वाले रहनुमा, अखलाकी कदरों के हामिल इंसान थे और अखलाकी कदरों के अमीन, नमाज के पाबंद और नेक दिल इंसान थे। कि उनके बचपने पर किस तरह से रोशनी डाली गई किताब में? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर कलाम ऐसे शख्स थे जिनकी ज़िंदगी इल्म, मेहनत और ख़िदमत वतन के अमली नमूने से भरी हुई है। इस सवाने को पढ़कर दिल में ये एहसास जागता है कि अगर एक आम और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में सबसे आला मकाम हासिल कर सकता है, तो हम सब भी उनके इस जज्बे से मुतासिर होकर मेहनत और लगन। सर, बच्चों के जो बचपन के मशगले होते हैं वो बड़े अलग होते हैं। कोई कहीं मशगूल है, कोई कहीं मशगूल है। कलाम साहब की मशगूलियत को किस तरह से इस किताब में बयां किया गया है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें, ताकि बच्चे भी सबक ले सकें कि किस तरह एक बच्चा अगर कामयाब होना चाहे तो उसको अपनी ज़िंदगी के जो मशागिल हैं उनको बदलना होगा। आमतौर पर बच्चों का ज़्यादातर वक्त खेल में गुजरता है, लेकिन कलाम साहब की ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने एक एक मिनट को कीमती समझते थे और उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त इल्म हासिल करने में और मुल्क की खिदमत करने में, लोगों को के भलाई के काम करने में, और ज़्यादातर उनका वक्त बच्चों से मोहब्बत, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो बच्चों से लगाव की वजह से वो बार बार जो है उनको दर्स देने के लिए उनके पास जाया करते, हमेशा तैयार थे। यहाँ तक कि वो सदर जमहूरिया थे, उसके बावजूद भी उनमें तकब्बुर नाम का नहीं था और बहुत सादा ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। और इसी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके ऊपर जो किताबें लिखी जाती हैं
उनको लोग बहुत ही मोहब्बत से पढ़ते हैं, उससे जी। सबक हासिल करते हैं। बिल्कुल। अब एक अहम मरहला होता है जब कोई पढ़ाई की तरफ बढ़ता है, तो हमेशा ये ऐसा नहीं होता कि बच्चों के लिए उनके वालिदैन पीछे खड़े हैं या फाइनेंशियल उनको सपोर्ट हासिल है। कलाम साहब के ऊपर जब ये किताब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये जानेंगे कि कलाम साहब स्ट्रगल कर रहे हैं उस वक्त से जब वो स्कूल जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा उस स्ट्रगल के बारे में भी आप बताएं। हाँ, कलाम साहब APJ अब्दुल कलाम जिस घराने में वो पैदा हुए, वहाँ वो ना तो वहाँ दौलत की बहुत ज़्यादा फरावानी थी, जहाँ जबकि आज आजकल के हमारे बच्चे इस एहसास कमतरी में के शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ये वसाइल नहीं हैं, ये नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अखराजात, अपने जो स्कूल के अखराजात थे उनको पूरा करने के लिए वो अखबार खुद से अखबार बेचकर अपने स्कूल के अखराजात पूरा किया करते थे। कितना अहम ये बिल्कुल, सबक है बिल्कुल, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत मैं चाहती हूँ बच्चे इसको पढ़ें। या हमारे स्कूल में छठी जमात में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल कर सकते हैं, और बहुत ही अहम ये किताब है। आप उर्दू से आपका ताल्लुक़ है और उर्दू में ही ये किताब सामने आई है, जी, मंजर आम पर आई। अक्सर कलाम साहब के ताल्लुक़ से अंग्रेज़ी में किताबें होती हैं, हिंदी में किताबें होती हैं, लेकिन उर्दू जानने वाले तबके के लिए, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितनी अहमियत की हामिल ये नज़र आती है आपको किताब? जी, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, उनकी मादरी ज़बान उर्दू है, तो ये उर्दू ज़बान में है तो जाहिर है कि वो ज़्यादा इसे सीखेंगे और साथ में उस पर अमल भी करेंगे, वक्त की अहमियत को समझेंगे। और जिस तरह से कलाम साहब के वालिदैन के लिए भी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये वालिदैन के लिए भी एक सबक आमोज़ किताब है कि किस तरह से वालिद ने, एक मछुआरे थे, मतलब मछलियाँ पकड़ते थे, और उसके बावजूद उन्होंने अपने घर का, काफ़ी मेंबर थे घर के सभी, सबका किस तरह से, और उनकी वालदा तो अपने हिस्से की रोटियां भी APJ अब्दुल कलाम साहब को खिला दिया करती थी। उनका इतना अच्छा हमें अमल इस किताब अमल दिख रहा है और एक तरीके से तरबियत दिख रही है। बिल्कुल, वालिद और वालदा दोनों की तरफ से एक तरबियत सामने आती है। जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बचपन से ही कलाम साहब के वालिद साहब उन्हें बचपन से ही सुबह फजर की नमाज के लिए अपने साथ ले जाया करते थे। तो उनकी यही तरबियत, एक नमाज जो है डिसिप्लिन सिखाती है, तो बचपन से ही जब उनकी ऐसी तरबियत हुई और ईमानदारी का जज्बा उनके अंदर, यानी सुबह आपको उठना होगा, अगर आप फजर की नमाज का जो जिक्र किया जी, और वो तो यहाँ आप देखा जाए तो एक जहाँ हम अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज की बात करते हैं, उसका एक अमली नमूना पेश किया गया है कि सुबह बहुत जल्दी, यानी सूरज के निकलने से पहले जाग जाना, और ये कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी। मैडम आपके सामने बहुत सारे, आज हमारे बच्चे जो है, और बच्चों की तो अब रात होती है, जिस वक्त कलाम साहब की सुबह होती थी अब बच्चे सोते हैं उस वक्त। तो किस तरह से हमारा समाज, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जब उनका सोने का टाइम जागने का है और जागने का टाइम सोने का है। क्या मतलब रात में तो वो जाते हैं। जी, बच्चे सबक, जी बिल्कुल, कलाम साहब के नक्शे कदम पर चलना चाहे तो इस किताब से क्या सबक ले सकता है, किस तरह मेहनत और लगन के जरिए मेहनत करें। जिस तरह से उन्होंने अपनी गरीबी को, एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, उसके बावजूद भी वो कभी एहसास कमतरी के शिकार नहीं हुए, उन्हें अपनी ख़ुद की कफ़ालत की है ना। और दूसरा एक सादगी का भी पहलू उनका हाँ, बड़ा बिल्कुल, नुमाया है इसके अंदर, सादगी कितना वो सदर जमहूरिया रहते हुए भी कितनी सादगी उनको पसंद थी। मैं चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सदर जमहूरिया रहने के बावजूद भी वो बच्चों को, मतलब उन नमाज की आपको बात बताऊं कि मतलब वो पीछे, अगर वो जाते थे नमाज के लिए, पीछे सफ़ में भी उन्हें जगह मिलती थी, तो वो मस्जिद में वो ये नहीं सोचते थे कि मैं सदर जमहूरिया हूँ तो मैं आगे जाकर आगे की सफ़ में जाकर, वो पीछे ही सफ़ में जाकर नमाज अदा कर लिया करते थे। उनकी सादगी का ये पहलू था। अच्छा, और इसमें उनके शायरी के भी कुछ पहलू जो थे वो भी उजागर किए गए इसके अंदर। मैं चाहूँगा उस पर भी आप चंद अल्फाज में, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी, एक शेर मुझे याद आ रहा है इसी किताब के हवाले से, नकोशे कलाम के हवाले से। उन्होंने हुब्बुल वतनी पे एक बहुत ही उम्दा, मैं अपने वतन को ख्वाबों की ताबीर बनाना चाहता हूँ,
मैं अपने वतन को ख्वाबों की ताबीर बनाना चाहता हूँ, जहाँ हर दिल में मोहब्बत हो और हर हाथ में तरक्की का चिराग। ये बहुत उनका खूब। बहुत ही हुब्बुल वतनी का जज्बा तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा था, और ये हमें बिल्कुल साफ तौर से इस किताब के ज़रिए ये पता चलता है। जी, इस किताब के ज़रिए ये तमाम पहलू सामने आते हैं, हमजहत शख्सियत सामने आती है, हमजहत, बिल्कुल, उनके बचपन से लेकर के और उनकी तरक्की के तमाम सफ़र, उनके स्ट्रगल, और आखिर में सदर जमहूरिया रहते हुए उनकी सादगी और किस तरह से वो दुनिया से रुखसत हुए और नम आँखों से पूरे मुल्क ने उनको रुखसत किया। और तमाम वाक़यात इस किताब में दर्ज हैं। तो कलाम साहब की पूरी ज़िंदगी पर रोशनी डालती है ये किताब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उज़मा साहिबा आपका कि आपने आज इस किताब पर रोशनी डाली, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, वो एक कामयाब मुदर्रिस भी थे। वो एक मिसाइल मैन के साथ साथ सदर जमहूरिया होने के बावजूद वो बच्चों को तालीम देने के लिए उनके पास किसी भी मतलब हर तरह से तैयार रहते, हर वक्त तैयार रहते थे। और यही तैयारी हम सबको सबक देती है कि हमें तैयार रहना है और हमें तालीम के लिए, इल्म के लिए आगे बढ़ना है हर दौर में, चाहे हमें कितनी ही स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े। इसी सबक के साथ और इस तरह के बेशुमार नसीहतें इस किताब में हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो मिलेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को यही मुकम्मल करते हैं और बढ़ते हैं किताब कायनात के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू होगी, उस पर रिव्यू होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे सेगमेंट। आदाब, नमस्कार नाजरीन। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात के इस शुमारे के दूसरे हिस्से में, जहां हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। और आज इस किताब पर बात करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर कंचन भारद्वाज। आप का ताल्लुक़ PGT जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। बहुत बहुत खैर मकदम मैडम आपका इस प्रोग्राम में। बात करेंगे मुख्तसर से आप महादेवी वर्मा के मुतालिक 2-4 जुमलों में उनका तारुफ कराइए, फिर हम किताब पर आते हैं। महादेवी वर्मा को कवित्री के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका गद्य भी उतना ही सशक्त है। आज जिस पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं वो उनकी कोर संवेदना है, जो बचपन से एक गहरी अनुभूति जब आप कर लें तो फिर वो पूरे विश्व को संवेदना के धरातल पर लेकर आना चाहती है। जब महादेवी छोटी थी तब उनको जीव जंतुओं से प्यार कोई कोशिश करके नहीं कराया गया, चिड़ियाघर में ले जाके नहीं दिखाया गया उनको। उनके घर में आसपास जो जीव जंतु थे, जो चिड़िया थी, जो कौआ थे, जो कुत्ता था, जो बिल्ली था, वो उनके जीवन में था। और ये सब उनकी कविताओं में भी आता है। गद्य के लिए तो ये विशेष पुस्तक है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, मेरा परिवार। और ऐसे समय में जब अपने ही परिवार से, अपने परिवार के अंदर भी अलग हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, तब इस पुस्तक पर बात हो रही है कि हम संवेदना प्राप्त करने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। सब मिलावटी, सब में एक दिखावटीपन, एक कृत्रिमता है। लेकिन अभी भी हमारा जीव जगत जो है, जहाँ पशु पक्षी हैं, महादेवी ने उनको पशु पक्षी नहीं कहा, मेरा परिवार कहा, तो हमें वहाँ जाना होगा। आपने कहा कि उनका तारुफ कराइए। तो परिवार की एक नई परिकल्पना, एक नई पहचान दी है उन्होंने। ये सत्य है। परिवार सिर्फ जिसको कहते हैं मानव चरित्र से ही परिवार नहीं है, मानवेतर चरित्र जैसे पशु पक्षी जानवर, इसको महादेवी वर्मा ने परिवार कहा है। ये लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? बड़ी दिलचस्प बात अभी हमारे आपके बीच कुछ दिन देर पहले हो रही थी, वो हमारे नाजरीन को बताइए। जी बिल्कुल। जब वो छात्रावास में गई 5वीं कक्षा में, और जहाँ वहाँ पर 4 लड़कियाँ एक कमरे में रह रही थीं, 2 बड़ी 2 छोटी। तो महादेवी तो छोटी थी और उन्हें बड़ी लड़कियां जब कोई काम कह देती, या मेज साफ करनी है, कुछ पानी लाना है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और अगर कहें कि मुझे गाना गाना है या नाचना है, तो महादेवी तो बचपन से ही उसी विद्रोही स्वभाव की थी, वो उनको पसंद नहीं आता था। श्यामा उनकी बहन कर लेती थी, लेकिन वो कहती थी ऐसे कोई ज़बरदस्ती कैसे गाने को कह सकता है, और कहेगा तो ठीक है, हम इतना ज़ोर से चिल्लाएंगे, इतनी ज़ोर से इतना बेसुरा गाएंगे कि उसके कान फट जाएंगे। तो जब वहाँ कमरे में अच्छा नहीं लगता था, तो वहाँ से निकल कर अपने विद्यालय के जो प्रांगण में
बगीचा था, वहाँ जाके बैठती थी और पुस्तक ले जाती थी, पुस्तक खोल के सामने रख देती थी तो ऐसा लगे कि हाँ पढ़ रही हैं, तो इसलिए कोई बोलेगा भी नहीं। और उसके बाद वहाँ जो जीव जंतु थे, चिड़िया पक्षी, उनको देखती रहती थी और अपने घर को भी याद करती थी। धीरे धीरे वहीं के जीव जंतु उनके मित्र बन गए, माली काका भी उनके दोस्त हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ जो मुर्गियाँ थीं, उनके बच्चों में से एक मुर्गी कम दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने माली से पूछा कि ये मुर्गी एक कम क्यों है? तो उन्होंने बताया कि वो तो आपकी मैडम ले गई। हाँ, तो बच्चा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इतने छोटे बच्चे को मैडम कैसे पालेंगी? तो माली तो हंसने लगा कि वो पालने के लिए नहीं ले गई हैं, वो आज उनकी प्लेट का व्यंजन बनेगा। अब ये सुनते ही महादेवी बहुत उदास हो गई और रोती भागती हुई जब छात्रावास की तरफ गई तो वहाँ जो उनकी नई वार्डन थी उनसे कहा कि मैडम मेरा बच्चा खा गई, और मैडम मेरा बच्चा खा गई। और वो इतना रोई कि उनकी वार्डन को उनका वो बच्चा वापस दिलवाना पड़ा और वो बड़ी खुशी खुशी उसको ले आई, उसको पार्क में छोड़ दिया। पर इसके बाद एक चिंता हुई कि आज तो मैंने इसकी जान बचा ली, आगे से फिर इनमें से कोई कम हो गया तो उसको कैसे पहचानूंगी? तो ये पहचान के लिए उन्होंने लिखा कि वो इस रंग का है, उसके चेहरे पर ये निशान है, वो ऐसा दिखता है, उसके पंख ऐसे हैं। और ये लिखने का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा मूंगा। तो वो एक पहली बात थी जब उन्होंने इस तरह का एक रेखा चित्र बनाया और अपनी संवेदना के साथ एक पहचान बनाई। पहचान के लिए शब्दों की रेखाएं दी, एक उससे पहचान बन गई, तो संस्मरण भी हो गया। और ये रेखा चित्र आगे चलकर संस्मरण बन गया और ये फिर रेखा चित्र संस्मरण बन गया जी। इसमें कई कहानियां हैं। पहली कहानी जिसकी बात करें नीलकंठ की, उसके विषय में बताइए। उसके जो बड़े दिलचस्प से किरदार हैं और एक जो ज़्यादतियाँ जो चिड़ी मार जो पकड़ के चिड़ियों को रखते हैं, उन पर जो जुल्म करते हैं, उसका बड़ा सजीव चित्रण इसमें है और बड़ा मार्मिक है, बेहद मार्मिक। जी। बेहद मार्मिक है। इसमें मोर है, नीलकंठ एक मोर है और एक राधा है। और नीलकंठ का पूरा वर्णन है, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपने मोर के साथ जीवन नहीं जिया होगा। मोर तो आपने या तो किसी जंगल में देखा होगा, बगीचे में देखा होगा नाचता हुआ, या शायद चिड़ियाघर में देखा होगा। लेकिन इसमें जितनी बारीकियों के साथ उनका पूरा व्यवहार बताया गया है कि कैसे वो उनको देखते ही नाचने लगता है। और कितने लोग तो ये समझते थे कि जब कोई अतिथि आता है तो ये उनके सामने इस तरह पंख फैला के खड़े जाता है, ये शायद इसको ट्रेनिंग दी गई है। और राधा वैसी नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही सजीव था। उनके आगे पीछे महादेवी के घूमते थे और लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए एक बाहर एक बड़ा पिंजरा बनवाया हुआ था, वहाँ रहते थे। जीव जंतु में भी दोस्ती हो गई थी। वो नीलकंठ दूसरे जीव जंतुओं की अगुवाई भी करता था, राधा थोड़ी सी शांत थी। एक और वो लेकर आई कुब्जा। क्या हुआ कि जब फिर से उधर से गुजर रही थी जहाँ से पहले वाले मोर को लाई थी नीलकंठ को, तो उनसे दुकानदार ने कहा कि देखिए ये आप ही ले जाइए, क्योंकि चिड़ी मार ने इसकी बहुत बुरी दशा कर दी, उसके दोनों पाँव बांध दिए हैं और नहीं तो ये मर जाएगा। आप इस किताब में केवल जीव जंतु ही नहीं देखेंगे, इसमें एक ऐसा समाज भी मिलेगा जो बहुत अत्याचार और अन्याय जीव जंतुओं पे कर रहा है। वो शिकारी भी हो सकता न सिर्फ वो अत्याचार, बल्कि उसको स्थापित कर रहा है, कह रहा है कि अत्याचार सही है। और हाँ। जैसा कि आपने कहा, मुझे भी इस चीज़ का गहराई से एहसास है कि हमारे अंदर जो संवेदना है, हमारी जो बुद्धि है, चेतना है, ये बड़े बड़े शब्द हैं। इससे जो हमारी अपनी फीलिंग है, जो हमारे जज्बात हैं, बड़े डाइल्यूटेड हो गए हैं, बहुत ही उसमें मिलावट हो गई है। और अगर हमको शुद्ध प्योर संवेदना या भाव चाहिए तो वो हमें वैसी जानवरों और पक्षियों में मिलेंगे और उसे सीखना पड़ेगा। और भी कई कहानियाँ हैं इसमें, जैसा कि खरगोश का किस्सा था और भी किस्से थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप इस प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का यहीं अख्ताम होता है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के हयात और ख़िदमात पर
रोशनी डालेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। नाम रशीद अहमद सिद्दीकी, पैदाइश 24 दिसंबर 1892, जौनपुर उत्तर प्रदेश, वफात 15 जनवरी 1977। उर्दू अदब की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो अपने इल्म, फिक्र और शगुफ्ता मिजाजी के बाइस हमेशा जिंदा रहती हैं। इन्हीं दरख्शंदा नामों में एक नाम है प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का, जो 1892 में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। यही वो मकाम था जहां से उनकी इल्मी और अदबी जिंदगी ने नया रुख इख्तियार किया और यही इदारा उनके फिक्र फन का मरकज बन गया। रशीद अहमद सिद्दीकी पेशे के एतबार से एक मुमताज़ उस्ताद और मुहक्किक थे, मगर उनकी असल पहचान उनका तंज़िया व मज़ाहिया उसलूब है, जिसने उर्दू अदब को एक नई रूह बख्शी। उनकी तहरीरों में न सिर्फ शगुफ्तगी और बरजस्तगी पाई जाती है, बल्कि गहरी समाजी और तहजीबी मानवियत भी झलकती है। उनके यहाँ मज़ा महज कहकहा नहीं, बल्कि फिक्र अंगेजी का जरिया है। उनकी शोहराए आफाक कुतुब, अलीगढ़ की महफिलें, मशाहिर अलीगढ़, गुंजहाए ग्रामाया और खंदाए अश्क उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा रखती हैं। उनकी तहरीरों में जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीबी फ़ज़ा, अदबी महफिलें और बुजुर्ग असातिज़ा के खाके मिलते हैं, वहीं कारी को हंसी के साथ साथ जिंदगी की हकीकतों पर गौर करने की तहरीक भी मिलती है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की खिदमत का एतराफ़ सिर्फ अदबी दुनिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हुकूमत हिंद ने भी उनकी इल्मी व अदबी खिदमत को सराहते हुए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। ये उनके फन की अजमत और असर पजीरी का खुला एतराफ़ है। उनकी शख्सियत इल्म दानिश, वक़ार व शराफत और ज़राफ़त व मज़ाह का हसीन इम्तिज़ाज थी। वो जहाँ एक तरफ संजीदा इल्मी गुफ्तगू में अपना लोहा मनवाते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी शगुफ्ता बयानी और बरजस्ता जुमलों से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देते थे। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी इल्मी और अदबी महफिलों में जान डाल देती थी। रशीद अहमद सिद्दीकी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू अदब को नई जिहतें अता की और साथ ही अलीगढ़ तहरीक और हिंदुस्तानी माशरत को अपनी तहरीरों के जरिए जिंदा जावेद बना दिया। उनकी तहरीरें महज तफरीह नहीं, बल्कि एक तहजीबी दस्तावेज हैं, जो आने वाली नस्लों को न सिर्फ अदब से आशना करती हैं, बल्कि उन्हें अपनी तारीख, अपनी शनाख्त और अपनी अक़दार का शऊर भी देती हैं। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की शख्सियत और उनकी तहरीरें आज भी अदब के तलबा और क़ारीन के लिए मशअल राह हैं। उनका नाम उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि मिज़ाह और ज़राफ़त महज हंसी के लिए नहीं, बल्कि एक संजीदा अदबी रवैया भी हो सकता है। तो ये था प्रोग्राम किताब कायनात का ये शुमारा। वक्त के दामन में गुंजाइश बस इतनी है। दीजिए हमें इजाज़त। अगले एपिसोड में, अगले शुमारे में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपके इस लक्ष्य की वजह से अगर मेरे